नारायण 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 नारायण। दोस्तों, कल 9 जुलाई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर कॉलर बॉम्ब फिल्म रिलीज हुई। इसके डायरेक्टर है ज्ञानेश जोटिंग, राइटर है निखिल नायर और फिल्म में मुख्य भूमिका में है जिमी शेरगिल, स्पर्श श्रीवास्तव, राजश्री देशपांडे आदि आदि। फिल्म कुल मिलाकर 1 घंटे और 26 मिनट की है। केवल 86 मिनट की ये फिल्म है, पर सच कहता हूँ इन 86 मिनट को कंप्लीट कर पाना भी बहुत कठिन था, लगभग असंभव था। ऐसे लग रहा था जैसे पिछले 86 घंटों से फिल्म चल रही है पर फिर भी समाप्ति नहीं हो रही। इवन फिल्म की शुरुआत का सीन देखकर ही इसमें हमारा इंटरेस्ट वहीं पर समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। कहानी में हमारा इंटरेस्ट कहीं पर भी बनता ही नहीं है। इस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए था पता है? कुछ भी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ इसका नाम होना चाहिए था। क्योंकि जो भी बात इसमें हो रही है ना, उन्हें देखकर हमें अंदर से ही लगता है कुछ भी, ऐसा मतलब कुछ भी दिखाते जा रहे हैं। आप इस फिल्म के किसी भी सीन को ले लीजिए, किसी भी कैरेक्टर को ले लीजिए, किसी भी सिचुएशन को ले लीजिए और उस सिचुएशन पर, उस घटना पर वो कैरेक्टर्स जिस प्रकार से रिएक्ट करते हैं ना, वो कन्विंस होना तो बहुत दूर की बात है, वो इरिटेट करता है सच में। हमें अंदर से हमें यही लगता है यार कुछ भी दिखाते जा रहे हैं। ऐसे कौन रिएक्ट करता है किसी भी घटना पर, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो या पेरेंट्स हो या दूसरे भी जो कैरेक्टर्स हैं। हर एक बात हमें अंदर से बस परेशान करती है, इरिटेट करती है। ऑडियंस के इमोशंस को छूना, उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें कन्विंस करना, ये सब तो बहुत दूर की बातें हैं। पर इस फिल्म का हर एक सीन, हर एक सिचुएशन, हर एक कैरेक्टर को देखकर हमें अंदर से बस यही लगता है कि जैसे बस हमें परेशान करने के लिए उन्होंने इस कहानी को इस प्रकार से लिखा है, इन घटनाओं को इस प्रकार से लिखा है। ऐसा लगता है जैसे कॉमन सेंस ने कहीं जाकर आत्महत्या कर ली हो। यही एक्सपीरियंस ये पूरी फिल्म हमें देती है। चलिए थोड़ा सा कहानी के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, मुख्य मतलब इसके ये जो भी पूरी एक साजिश, षड्यंत्र वगैरह जो दिखाया गया है, जो सुसाइड बॉम्बर वगैरह आपने वो ट्रेलर में देखा होगा, इसके पीछे किसका हाथ होता है वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर थोड़े से कुछ स्पॉयलर्स आ सकते हैं। तो अगर आपको नहीं देखने हैं, स्पॉयलर्स वगैरह नहीं जानने हैं कहानी के बारे में, तो आप वीडियो को यही बंद कर सकते हैं। वैसे कहानी में कुछ खास ऐसा इंटरेस्टिंग तो वैसे भी था ही नहीं। चलिए कहानी के बारे में चर्चा करते हैं। कहानी है सनावर की। सनावर में 1 वर्ष पहले नेहा पोटकर नाम की एक छात्रा की हत्या हो गई थी। अब 1 वर्ष के बाद में वो बच्ची जिस कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। और उस श्रद्धांजलि सभा में मनोज हेसी, वहाँ के जो लोकल पुलिस ऑफिसर है, उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है, क्योंकि वहाँ पर उनका सत्कार होने वाला होता है। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा ये बताया गया था कि नेहा पोटकर की जिसने हत्या की थी, उस हत्यारे का एनकाउंटर मनोज हेसी ने ही किया था। पर फिल्म की शुरुआत में हमें पता चल जाता है कि इसके पीछे कुछ और ही गहरा राज छुपा हुआ है। क्योंकि ये मनोज हेसी अपने बेटे अक्षय के साथ में जब इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचने के लिए निकले होते हैं, तब रास्ते में वो उस घटना स्थल पर रुकते हैं। और वहाँ रुकने के बाद में मनोज हेसी को कुछ भयानक ऐसा कुछ फ्लैशबैक वगैरह उसे कुछ याद आता है। तो हमें तभी पता चल जाता है कि भाई ये जो नेहा पोटकर की हत्या हुई थी या इनकाउंटर हुआ था, इसके पीछे कुछ दूसरा ही गहरा राज छुपा हुआ है। और एक स्वाभाविक सी बात है, आप देखिए दोस्तों, जब भी कोई सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑफिसर, हमारे कोई जवान या फिर पुलिस ऑफिसर जब ग्लानि में डूबे हुए होते हैं, तो उसके पीछे फेक इनकाउंटर ही दिखाया जाता है ज़्यादातर। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें कुछ वैसे बहुत बड़ा सस्पेंस वगैरह फिल्म में नहीं था। तो ये सब पहुंचते हैं, श्रद्धांजलि सभा शुरू होती है और तभी वहाँ पर शोएब अली नाम का एक मासूम युवा पहुँचता है, जिसके गले में कॉलर बॉम्ब लगा हुआ है। उसकी वहाँ एंट्री होती ही तुरंत उसे देखते ही, उसके जिस प्रकार से वो रिएक्ट कर रहा था वहाँ पर, उसके हाव भाव वगैरह, एक्सप्रेशंस, उसे देखकर तुरंत हमें पता चल जाता है कि भाई शोएब अली को यहाँ पर निर्दोष दिखाया गया है, किसी ने वहाँ पर उसे ज़बरदस्ती भेजा है। तो ये जो शोएब अली, उसके गले में कॉलर बॉम्ब लगा हुआ है और एक रीटा नाम की महिला ने उससे ये करवाया है। अब ये रीटा कौन है ये हमें पता नहीं होता। अब शोएब अली जब इन बच्चों को वहाँ पर बंधक बना लेता है स्कूल में, तो सनावर का एक लोकल पॉलिटिशियन भी स्कूल के बाहर पहुँचता है और वहाँ पहुँचने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि कौन है ये आतंकवादी वगैरह वगैरह, अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हो, ऐसा पुलिस वालों पर वो चिल्लाने लगता है। और इसके बाद में वो पॉलिटिशियन वहाँ पर सबको कहता है कि चलो चौराहे पर जमा हो जाओ सब लोग। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बरकत अली नाम के एक बुजुर्ग, निर्दोष बुजुर्ग होते हैं, उनकी एक बेकरी होती है चौराहे पर। तो ये जो लोकल पॉलिटिशियन है और वहाँ के जो लोग वगैरह है वो सब जमा होकर बरकत अली को उस बेकरी सहित जिंदा जलाने का प्रयास करते हैं। पूरी बेकरी में वो आग लगा देते हैं। और ये जो पॉलिटिशियन है वो वहाँ खड़ा होकर कहता है कि देखो, हमने इन बाहर वालों को यहाँ पर रहने दिया तो इसके क्या परिणाम हो गए, पिछले वर्ष हमारी एक बच्ची की हत्या हो गई वगैरह वगैरह। वो उस निर्दोष बरकत अली पर ही आरोप लगाने लग जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर वहाँ आती है और उन
जो बरकत अली अंदर होते हैं, जिन्हें जिंदा जलाने का प्रयास किया जा रहा होता है, तो उन्हें वो पुलिस ऑफिसर बाहर निकालती है। इधर ये जो शोएब अली है वो मनोज हेसी जो पुलिस ऑफिसर उसी स्कूल के अंदर ही होते हैं, उन्हें वो कहता है कि देखो यहाँ पर 4 कोड डालने होते हैं, एक कोड जिसने मुझे यहाँ भेजा है उसने डाल दिया है, बाकी के जो 3 कोड है तुम्हें 3 टास्क दिए जाएंगे और एक एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद में एक एक कोड हमें मिलेगा और उसे मैं यहाँ पर डालूंगा और उसके बाद ही ये बॉम्ब यहाँ पर बंद होगा। अब ये जो 3 टास्क मनोज हेसी को दिए जाते हैं ना वो सच में क्या कहूँ, मतलब उनके बारे में विचित्र थे, हास्यास्पद थे। मतलब उनके पीछे का मोटिव भले ही इस फिल्म के मेकर्स का अच्छा हो, पर उन्हें बहुत ही ज़्यादा इडियोटिक वे में फिल्म में दिखाया गया है। अब देखिए इस पूरी प्लानिंग के पीछे किसका हाथ है वो तो मैं आपको यहाँ पर नहीं बताऊंगा, स्पॉयलर्स तो नहीं दूंगा, पर उसका इसके पीछे का मोटिव क्या था उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं। अब जैसे कि हमें पहले ही पता चल चुका था कि भाई जो मनोज हेसी है उसने फेक एनकाउंटर शायद किया होगा, और वही बात एंडिंग में स्पष्ट होती है कि उसने एक फेक एनकाउंटर ही किया था। जिस पर नेहा पोटकर की हत्या का आरोप लगा था वो हत्यारा नहीं था, वो तो एक निर्दोष मासूम युवा था जो मानसिक रूप से थोड़ा सा अस्थिर था। तो उस बच्चे की गलती से मनोज हेसी से हत्या हो गई थी गलती से, और इस कारण से फिर उसने उसे एक इनकाउंटर बता दिया था। और इसी कारण से उस बच्चे की जो माँ है उसने ये पूरी प्लानिंग की हुई होती है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि लोग कैसे बाहर से दूसरों को जज करते हैं, मतलब ये शोएब अली है तो ये आतंकवादी ही होगा, ये तुम लोगों ने गेस कर लिया, ऐसा वो फिल्म में कहती है। इसके अलावा बाहर से कोई व्यक्ति समाज के किस वर्ग से है, वो कैसा रहन सहन है वगैरह, उस आधार पर तुम लोग दूसरों को जज करते हो। और ये समाज को दिखाने के लिए, समाज की इस मानसिकता को सबके सामने लाने के लिए उसने ये पूरी प्लानिंग की थी। अब देखिए दोस्तों, वीडियो में ये कहानी सुनकर या जिस प्रकार से मैंने आपको ये कहानी बताई वो सुनकर आपको लग रहा होगा कि यार कहानी में थोड़े बहुत ट्विस्ट और टर्न्स तो लग रहे हैं, थोड़ा बहुत सस्पेंस भी कहानी में दिख रहा है, पर विश्वास करिए जब इस कहानी को आप फिल्म में देखते हैं ना तो सच में ये कहानी हमें इरिटेट करती है। एक तो देखिए कहानी इलॉजिकल थी, ऊपर से इसके जो कैरेक्टर्स है वो एक्सट्रीमली अनलाइकेबल थे, हर प्रकार से वो हमें इरिटेट करते हैं। तीसरा, इसमें जिस प्रकार की सिचुएशंस दिखाई है वो भी बहुत ज़्यादा इलॉजिकल थी। ये सब कुछ तो था ही फिल्म में, पर ऊपर से इस कहानी को जिस प्रकार से उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है ना वो बात भी हमें बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करती है। वो पूरी तरीके से अनइंटरेस्टिंग था कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट करने का तरीका। कुल मिलाकर हर प्रकार से ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है, ना कहानी के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं और ना ही 1% भी हमारा इसमें कोई इंटरेस्ट बन पाता है। मैं कॉलर बॉम्ब को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कुछ खास ऐसा वायलेंस नहीं है, थोड़ी बहुत असभ्य भाषा है। यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो अगर आप परिवार के साथ देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।